अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। 25 सितंबर को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने रिकॉर्ड 25वां IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए अप्रूव किया। सिंस 1958 ये पाकिस्तान का 25वां प्रोग्राम है। और अक्सर आपने एक लाइन सुनी होगी कि जब भी पाकिस्तान को IMF का नया प्रोग्राम मिलता है तो माजी में भी हुकूमतें ये कहती रहीं कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा, और वो आखिरी प्रोग्राम आज तक नहीं आया। इवन इस प्रोग्राम की अप्रूवल के बाद जब ये प्रोग्राम अप्रूव हुआ तो जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं वो UN जनरल असम्बली सेशन के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, और उन्होंने एक दफ़ा फिर ये ऐलान किया कि होपफुली ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। शहबाज, सबसे इम्पोर्टेंट बात वही कि ये हर जो गवर्नमेंट है, हर प्राइम मिनिस्टर वो दावा करता है जी कि जो ये प्रोग्राम है ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। प्राइम मिनिस्टर ने अगेन यही बात की है। हालांकि देखा जाए तो ये तीसरा स्ट्रेट प्रोग्राम हम IMF के पास गए हैं। सो डू यू थिंक, लेट्स बिगिन डिटेल डिस्कस करने से पहले, कि ये आखिरी प्रोग्राम हो सकता है पाकिस्तान का? कामरान, 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी जनरल मुशर्रफ के रूल के बाद, और उसने आते ही IMF में जाने का फैसला किया था। वो प्रोग्राम 2010 में प्रीमेच्योरली ख़त्म हो गया। फिर 2 साल उन्होंने मांग तांग के चलाए। 2013 में PMLN की गवर्नमेंट होती है, आते ही IMF के दरवाजे पे। 2018 में PTI की गवर्नमेंट आती है, आते ही IMF के दरवाजे पे। फिर 2022 में PDM आती है, वो रिवाइव करवाती है PTI का प्रोग्राम, और जाते जाते एक नया प्रोग्राम साइन करके जाती है। और फिर PDM2 कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो दोबारा IMF के दरवाजे पर। ये वैसे सिविलियन गवर्नमेंट्स को पाकिस्तान में क्या नजर लग जाती है जब मिलिट्री रूल होता है, डिक्टेटरशिप होती है, तो उस वक्त तो आपको पता है कि IMF के प्रोग्राम में हम नहीं जाते। दुनिया भी बड़ी जेनरस होती है, खास करके जो मगरबी ममालिक हैं। दुनिया जेनरस नहीं होती। दुनिया को जो पाकिस्तान से चाहिए होता है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से सम टाइम्स लेना मुश्किल हो जाता है। एक जो डिक्टेटर होता है वो आसानी से दे देता है। 9/11 के बाद जो सपोर्ट पाकिस्तान ने की थी, उसके बाद कोलिशन सपोर्ट फंड मिल गया। जो पेरिस क्लब का जो कर्जा था वो रीशेड्यूल हो गया 15 साल के लिए। तो इसलिए, लेकिन जब सिविलियन गवर्नमेंट्स आती हैं, ऑल दो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो अमेरिका ने, आपको याद होगा, उन्होंने कैरी लुगर बिल $7.5 अरब का मंजूर किया था, लेकिन वो 3 साल के बाद वो डीरेल हो गया। सलाला वाला जो अटैक हुआ उसके बाद ताल्लुकात में ख़राबी पैदा हुई। लेकिन जब से ये सिविलियंस आए, आपकी बात ठीक है, तब से हमारा को IMF के साथ जो ताल्लुक है वो बहुत ही गहरा होता जा रहा है। पॉइंट है इसके क्या ये आखिरी प्रोग्राम होगा, और क्या जो $7 अरब का कर्ज मंजूर है ये एक अच्छा प्रोग्राम है जो पाकिस्तान को इस किस्म के मसाइल से उसकी जान छुड़ा देगा। जो 2 चीज़ें इस प्रोग्राम को जो है ना पिछले प्रोग्राम से यूनिक बनाती है। नंबर 1, जो पिछले प्रोग्राम्स के कुछ ऐसे अहदाफ थे जो हमने उनसे एग्री किए थे IMF से पूरा करने के लिए, हम नहीं कर सके, उसको इस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया गया। नंबर 2, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि सूबाई हुकूमतों को IMF के दायरा कार में ले आया गया है। चारों सूबाई हुकूमतें अगर फुली कोऑपरेट करेंगी फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और जो IMF के अहदाफ हैं, शराइत हैं, वो पूरी करेंगी, तो ही ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा। एक जो चीज़ जो इस चीज़ को यकीनी नहीं बनाती कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा, वो ये है कि जो पाकिस्तान का इसमें सबसे बड़ा मसला है वो गैर मुल्की कर्जे हैं, उसकी अदायगियाँ हैं। इस प्रोग्राम की फंडामेंटल शर्त ही यही है कि वो जो कुछ $16 अरब के आउटस्टैंडिंग डेट्स हैं जो इस साल मैच्योर हो रहे हैं, ये पाकिस्तान वापस नहीं करेगा 3 साल के अरसा के लिए। हर साल उसकी एक्सटेंशन लेगा उन क्रेडिटर से, जिसमें सऊदी अरेबिया हम बात कर चुके हैं पहले, चाइना है, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, ये ममालिक शामिल हैं। तो ऐसा प्रोग्राम जो बिल्ट ही इस चीज़ के ऊपर हुआ हो कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑब्लिगेशन डेट से रिलेटेड, अपने पे बैक नहीं करनी, तो ठीक है आपने नहीं पे बैक की, तो 4 साल बाद क्या होगा वो ना IMF को पता है, ना हुकूमत को पता है, और ना ही इनको क्लैरिटी है। यही वजह है कि काफ़ी हद तक इनको मसाइल का सामना करना पड़ा। प्रोग्राम अप्रूव हो गया, मुबारकबाद एक्सचेंज हो गई, फतह का ऐलान कर दिया गया इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर कि हमारी जो कारकर्दगी है बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन पहली किस्त भी मेरे ख्याल में जारी हो गई है? नहीं, अभी तो जारी नहीं हुई। अभी तो IMF ने इसका जो एक इस वक्त जब तक हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी जो डिटेल प्रेस रिलीज है वो अभी तक IMF ने वो भी जारी नहीं की। दिस इज अनयूजुअल। एक ब्रीफ स्टेटमेंट आई थी उसी दिन, और लेकिन उसके साथ ही उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर ही IMF ने लिखा हुआ था कि जो डिटेल प्रेस रिलीज है वो जारी हो जाएगी। कल हमारी एक मुलाकात हुई थी IMF के हुकाम से, उन्होंने कहा था कि आज शाम तक जारी हो जाएगी। कल भी तो जारी, उसमें भी कोई नुस्खा हमें पता लग जाएगा कि क्या? ऑलरेडी तो चीजें पता है, बट एटलीस्ट एक आउटलाइन समझ आ जाएगी किस बुनियाद पर। मुझे नहीं पता ये तीसरा दिन है, क्यों IMF इसको डिले कर रहा है। हो सकता है आज रात आ जाए प्रेस रिलीज, और फिर अगर आगे तो और उसके बाद फिर आपको जो $1.1 अरब की किस्त है
वो यूजुअली फिर जारी हो वो जाएगी। तो खैर जारी हो जाएगा, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जब प्रोग्राम अप्रूव हो गया तो चीज़ें आपकी एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ डिसबर्समेंट्स, ये पहली किस्त की, वो स्ट्रीमलाइन हो गई। अब आ जाते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा एक बात कही कि हम जो है अपनी सियासत कुर्बान कर देंगे, मुल्क की इकॉनमी जो है उसको इस्तेहकाम देंगे। लेकिन जो वज़ीर आज़म के दफ्तर से एलामिया जारी हुआ इस प्रोग्राम की मंजूरी के बाद, उसमें उन्होंने बड़ी ही एक डिस्क्रिमिनेटरी मूव थी उनकी, अनलाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, विच इज़ कि उनको पता है कि ये प्रोग्राम जो है सूबों के ताउन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता था। उन्होंने अपने एलामिया में तीनों जो सूबाई वज़रा आला हैं, जिसमें मुराद अली शाह साहिबा हैं, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा हैं और सरफराज बुखरी साहब हैं बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टर, उनका शुक्रिया अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, जिसका सबसे ज़्यादा शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहिए था कि वो अपोजिशन से बिलोंग करते थे, पीटीआई से बिलोंग करते थे, उनका उन्होंने उसमें प्रेस रिलीज में जिक्र नहीं किया। और इसको पॉलिटिकली इसको बड़ा ही इसको नापसंदीदा फेल करार दिया गया है केपी की गवर्नमेंट की तरफ से, और प्रॉबेबली इसके ऊपर कोई अपनी एक्शन लाइन भी देना चाह रहे हैं। इसमें कामरान ये प्रोग्राम की नेचर ऐसी है, इसमें तकरीबन 10 से 12 ऐसी शराइत हैं जो सूबों के ताउन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। पहली जो फोरमोस्ट कंडीशन जो अब सामने आ रही है, जिसके लिए उनको अलीमीन गंडापुर का भी ताउन चाहिए बगैर शुक्रिया अदा किए उनका, वो ये है कि एक नेशनल फिस्कल पैक्ट जो है वो साइन करना है 30 सितंबर तक, जिसमें आपको पता है सिर्फ इफेक्टिवली एक ही और वर्किंग डे रह गया ना आपका, मंडे का, ट्यूसडे जो है अपने वो, बल्कि मंडे खत्म हो गया ऑलमोस्ट, टाइम को आजकल में कर लेना चाहिए था। और ये आईएमएफ की शर्त है और प्रोग्राम का हिस्सा है। उस नेशनल फिस्कल पैक्ट के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक चारों सूबाई हुकूमतों ने साइन करना था। अगर आप मैं वो डेट्स बता दूं किस किस गवर्नमेंट ने कब कब साइन किया, तो वो बड़ी आपको हैरानगी होगी। सबसे पहले तो पंजाब गवर्नमेंट ने कर दिया एंड ऑफ जून, उन्होंने कर दिया करीबन 26 या 28 जून को। उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट थी जिसने एमओयू साइन किया, वो केपी की गवर्नमेंट थी, उसने 12 जुलाई को किया। और जिनका प्राइम मिनिस्टर ने शुक्रिया अदा किया, जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये 26 जुलाई को किया, और सिंध की गवर्नमेंट ने सबसे आखिर में 30 जुलाई को किया। तो एटलीस्ट उनको ये चीज़ एक्नॉलेज कर लेनी चाहिए थी कि अगर एक सूबाई हुकूमत अपनी पॉलिटिकल सीरियस डिफरेंसेस के बावजूद वो अबव द बोर्ड इनके साथ खेल रहे हैं, तो उस चीज़ को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना चाहिए। किसी का शुक्र अदा करना या ना करना, लेकिन फेडरल जो गवर्नमेंट होती है, दे रिप्रेजेंट ऑल प्रोविंसेस, और उनका इररिस्पेक्टिव के आपकी सेंटर में या किसी सूबे में अपोजिशन जमात की गवर्नमेंट है, बट व्हेन यू रिप्रेजेंट एज अ फेडरल गवर्नमेंट, तो फिर आपको एक इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, खास करके ऐसे इश्यूज के ऊपर जहां पर मुस्तकबिल में भी आपको डेफिनेटली ताउन चाहिए होगा। अब दूसरा, इसके अंदर कुछ ऐसी शराइत हैं, अगर ब्रीफली हम उसका जिक्र कर देते हैं। इसमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की भी शर्त है कामरान, कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो अभी सूबाई जो रेट्स हैं वो बहुत ही कम है, तो उसको जो सैलरी क्लास के रेट्स हैं या इंडिविजुअल बिजनेस इंडिविजुअल के जो रेट्स हैं और जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो रेट्स हैं, जो एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट फार्मिंग है उसके साथ मिला अलाइन करना है। और इसकी डेडलाइन 30 अक्टूबर, अगेन सूबों के ताउन के बगैर ये नहीं हो सकता। फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सपोर्ट प्राइस होती है, इसके ऊपर हमने बड़ी तफसीली एक प्रोग्राम भी किया था कि आप गन्ने की कीमत, गंदम की, कपास की सूबाई हुकूमतें अब ये तय नहीं कर सकती, लेकिन ऑल्दो ये वाली जो शर्त है इसको 2 साल के पीरियड के अंदर इंप्लीमेंट करना है। लेकिन जो इसके फर्स्ट इंडिकेशन देनी है, इंटेंशंस टू इंप्लीमेंट दोज कंडीशन रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइसेस, वो इंटेंशन सूबाई हुकूमतों ने अभी देनी है, अक्टूबर नवंबर, बल्कि इन्हीं दिनों में देनी है वो भी। फिर उसके अलावा बिजली और गैस की सब्सिडी सूबाई हुकूमतें नहीं दे सकती। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो सूबाई हुकूमतें कायम नहीं कर सकती। इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट पहले कह चुकी है कि वो इस शर्त को नहीं मानते। फिर एंटी करप्शन के हवाले से कुछ ताउन है वो इनको करना है। तो 10 से 12 शराइत है और मेजर शराइत हैं, इसलिए ये जो प्रोग्राम है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उतनी ही चैलेंजिंग होगी गवर्नमेंट के लिए। आई होप कि ये एक सीधे रास्ते के ऊपर इस तरीके से चल पड़े, लेकिन जिस किस्म की इतलात आ रही हैं कामरान, सैलरी क्लास के ऊपर तो आपको पता है बेतहाशा बोझ है। आजकल जब हम अपने गोशवारे जमा कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा एहसास हो रहा है कि हम कितना टैक्स देते हैं जो सैलरी क्लास के लोग हैं। इसमें पिछले खबर थी सनाउल्लाह की, उसका जिक्र करना ज़रूरी है कि वफाकी हुकूमत ने सनाउल्लाह खान साहब के बकौल 25 नई गाड़ियाँ ख़रीदी हैं। ठीक है, ऑस्टेरिटी की जो पॉलिसी है हुकूमत की, उसके तहत गाड़ियों की खरीदारी पे पाबंदी है, लेकिन गाड़ियां 25 खरीदी गई। तो बस वो ज़बानी जमा खर्च होता है, ऐलान करते हैं। अच्छा, अब जो मैं शुरू में जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान के ज़ाहिर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि होपफुली ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। एक तरफ ये $7 अरब का प्रोग्राम अप्रूव हुआ, तो पाकिस्तान ने साथ एक और दरख्वास्त भी कर दी है कि क्लाइमेट
जो रेजिस्टेंस के हेड पे IMF अब कर्जे देता है। सो 1 से 1.5 अरब डॉलर का जो कर्जा है पाकिस्तान ने उसकी भी दरख्वास्त की है। तो ये कर्जा पाकिस्तान को क्यों चाहिए? देखिए, पाकिस्तान जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा दुनिया में अफेक्टेड हैं या पोटेंशियली अफेक्ट हो सकते हैं, उसमें पाकिस्तान का शुमार होता है। आपको पता है 2010 के दुनिया एक्नॉलेज भी करती है, 2010 के सैलाब आए, 2012 के फिर अभी 2022 में जो सैलाब आए, उसके हवाले से इन्होंने एक रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी CRF जो है वो IMF ने को फंड है, ये को 50 अरब डॉलर का वो उन्होंने कायम किया हुआ है। आपको याद होगा 2022 के जो फ्लड्स थे उसके बाद दुनिया ने बकौल उस वक्त की हुकूमत के, जो आज की भी हुकूमत है, कि दुनिया ने पाकिस्तान को 10 से 11 अरब डॉलर देने का वादा किया था। वो बाद में ये चीज़ साबित हो गई कि वो जो सिर्फ ऐलानात ही थे और उसमें ज़्यादातर डबल काउंटिंग हुई थी जो प्लेजेस थे, और उसके साथ ही जो कुछ ऐसे ममालिक थे या मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स थे, खासतौर पर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने अपनी जो एग्जिस्टिंग जो फाइनेंसिंग जो पाकिस्तान को उन्होंने ऑलरेडी कमिट की हुई थी, तो वो उन्होंने उसको डाइवर्ट कर दिया टूवर्ड्स क्लाइमेट रिलेटेड जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स थी। अब ये जो फैसिलिटी है ये इन अ वे इट्स अ वेरी चीप लोन, बहुत सस्ता कर्जा IMF का, और इसकी रीपेमेंट पीरियड को 20 साल का है। अनलाइक जो अभी हमने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी लिया है उसका कुछ शरह सूद उसके ऊपर तकरीबन 5% की है, और इसका जो मिनिमम जो पीरियड होता है पेमेंट का 4.5 से 10 साल का होता है। तो उसके मुकाबले में ये तो एक नोशनल वैल्यू के ऊपर इनको ये कर्ज मिल जाएगा। ये फैसिलिटी इसलिए होती है कि जो ममालिक नेचुरल क्लेमिटी से, पेंडेमिक से अफेक्ट हो सकते हैं, उनकी मदद की जाती है। उनके जो इंस्टीट्यूशनल जो अरेंजमेंट्स हैं, जो रेगुलेटरी अरेंजमेंट्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए इस्लाहात करनी होती हैं। उसके अलावा अगर कोई इस तरह का क्राइसिस आता है, कोई अल्लाह न करे कोई सैलाब आता है, उसकी पाकिस्तान के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर जो दबाव है उसको ऑफसेट करने के लिए, तो ये 1 से 1.5 अरब डॉलर की फैसिलिटी पाकिस्तान को मिल सकती है। बगैर शराइत के तो नहीं है, शराइत तो इसमें भी, इसमें और तरह की शराइत है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको बिजली या गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, ये उस किस्म का प्रोग्राम नहीं है। इसकी जो एक शर्त तो ये है कि आपके पास एक एक्टिव IMF का और भी प्रोग्राम होना चाहिए, वो पाकिस्तान ने मीट कर लिया। और इसी वजह से कि जब ये जो नया कर्ज है जो 26वां प्रोग्राम है, इसकी जो बात है जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा से, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने ये इशू रेज किया था कि हम ये लेना चाह रहे हैं, और हमने आपसे लास्ट टाइम अप्रैल में भी इसके हवाले से बात की थी। उस वक्त चूंकि हमारे पास एक्टिव प्रोग्राम नहीं था, वो प्रोग्राम साइन हो चुका है। एक तो ये मेजर शर्त उसकी पूरी होगी। दूसरा, इसकी एक कंट्री क्लाइमेट एक डेवलपमेंट एक रिपोर्ट भी होती है जो कि वर्ल्ड बैंक उसको प्रिपेयर करता है। ये शर्त पाकिस्तान की ऑलरेडी पूरी है, 2022 की रिपोर्ट अवेलेबल है। लेकिन एक और जो चीज़ थोड़ी सी टफ है जिसमें टाइम लग सकता है, और ये चीज़ डिटरमिन करेगी कि 26वां ये वाला प्रोग्राम जो साइमल्टेनियसली 25वें प्रोग्राम के साथ साथ चलेगा, कोई लहदा नहीं चलेगा, उसके बराबर चलेगा, इसके रिव्यूज भी इसके साथ ही होंगे अगर हो जाता है, वो है आपको इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस हवाले से। वो उसमें पाकिस्तान काफ़ी कमज़ोर है। हमारा जिस किस्म का इस वक्त वफाकी हुकूमत का ढांचा और सूबाई हुकूमतों का बहुत ही स्कैटर्ड किस्म की डिसीजन मेकिंग है, कोई इफेक्टिव मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि सियासत के लिए होती है, लेकिन नाम उसका बड़ा नोबल होता है। जैसे जो पार्लियामेंटेरियंस के फंड्स हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम पर खर्च हो रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर कामरान थोड़ा सा इनको वक्त लग सकता है। बहरहाल ये ऐसी फैसिलिटी है जिसको लेने में मेरा नहीं ख्याल कोई हर्ज है। आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑब्वियसली जो IMF के पास आप तब जाते हैं कि आप ये समझ लें कि जब गांव पर छोटे छोटे चौधरियों से कर्जे ले रहे होते हैं, और जब वो तंग आ जाते हैं आपको कर्जा देने से, तो वो कहते हैं कि अब आप बड़े चौधरी के पास जाएं। जब बड़े चौधरी साहब आपको कर्जा देंगे तो फिर हम आपको कर्जा देंगे, क्योंकि जो छोटे चौधरी होते हैं उनको यकीन नहीं होता कि जो कर्ज आप उनसे ले रहे हैं वो वापस कर पाएंगे। तो पाकिस्तान का भी यही हिसाब है कि कि हमारे दोस्त ममालिक मुश्किल औकात में हमारी मदद करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह कहते हैं कि IMF जो है ना लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर आप जाते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 25 मरतबा हम जा चुके हैं, लेकिन लेट्स होप कि इस दफ़ा जो हम गए हैं, जो कहते हैं कड़वी गोली लेना पड़ेगी, जो अहम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं वो करें, और उसके बाद इस मुल्क को ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस जो ग्रोथ है उस पर डाल सकें। ज़ाहिर है कि लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस की गवर्नमेंट कामयाब होती है, ये नहीं होती। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे एक और जो गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, और वो है PIA की प्राइवेटाइजेशन। वो अभी तक क्यों नहीं हो पा रही, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। IMF की बहुत सी शराइत हैं, जो प्रोग्राम हमें मिल रहा है उसमें से एक जो सबसे बड़ी शर्त है कि हुकूमत पाकिस्तान को अपना जो माली खसारा है वो कम करना है। और कम कैसे करना है?
जैसे डिफरेंट आप मेजर्स लेके कम से कम 25 नई गाड़ियां खरीद करके माली खसारा आप कम नहीं कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंटली जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, जो हुकूमती मलकियत में चलने वाले इदारे हैं, उनकी प्राइवेटाइजेशन करें, उनको बेच दें। और इस सिलसिले में जो गवर्नमेंट सबसे बड़ा जो उसका इस वक्त प्लान है, एक्टिवली जो परसू कर रहे हैं, वो है PIA। और शहबाज कितनी दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सी दी गई, उन डेडलाइंस को फिर रिव्यू किया गया, और एक और डेडलाइन भी अक्टूबर की थी कि शायद 1 अक्टूबर तक बिडिंग हो जाएगी और फाइनली हम PIA को जो गवर्नमेंट है वो खैराबाद कह देगी। लेकिन लगता है कि ये डेडलाइन भी मीट नहीं हो पाएगी। लेकिन कुछ जो क्लैरिटीज़ हैं वो शायद आ गई हैं, जिस तरह कह रहे थे कि गवर्नमेंट कितने शेयर्स बेचेगी, तो ये क्लैरिटी आ गई है कम से कम गवर्नमेंट जो है वो 60% जो शेयर्स हैं वो PIA के बेचना चाहती है। लेकिन डिले क्यों है अभी भी? कामरान, आपको याद होगा कुछ वक्त पहले हमने एक प्रोग्राम किया था कि पाकिस्तान ने अपने जो कोई लेसन्स लर्न होते हैं ना वो प्राइवेटाइजेशन से, वो उन्होंने नहीं किए लर्न, और यही वजह है कि जो इन्होंने ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स थे जिसमें सेल परचेज एग्रीमेंट था, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट था, सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट था, वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स इस किस्म के बनाए गए थे जो सिर्फ बायर को फेवर करते थे। ये अब PIA की जो प्राइवेटाइजेशन की ये कोई तीसरी या चौथी अटैम्प्ट है। ये वाली जो लेटेस्ट अटैम्प्ट है ये स्टार्ट हुई थी अक्टूबर-नवंबर 2023 में, लास्ट ईयर। फवाद हसन फवाद साहब को लाया गया एज ए प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर। उन्होंने काफी इसके ऊपर काम भी किया, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, एक कंपनी को परहैप्स मेरे ख्याल में जितनी इससे पहले अटेम्प्ट्स हुई थी सबसे सीरियस इस स्टेज के ऊपर बहुत सीरियस रेयर है कि ये यहाँ तक पहुंचा जहां पे अभी भी पहुंचा हुआ है ये। तो इसके में जो कर्जा था तकरीबन 850 अरब रुपए का, उसमें कुछ 623 अरब रुपया कर्जा जो PIA की बैलेंस शीट है उसे हटा के टैक्स पेयर्स के कंधों पे डाल दिया गया। इस किस्म के और के इकदाम किए गए ताकि जो PIA है ये बिक सके। हम इस पे कॉन्स्टेंटली रिपोर्ट कर रहे थे और इसमें 2-3 खबरें मैंने ऐसी की जिसमें जो डिमांड्स आ रही थी बायर्स की तरफ से, जो पोटेंशियल 6 पार्टीज आपको पता शॉर्टलिस्ट हुई हुई हैं, उसमें मेजॉरिटी जो पार्टीज थी उनकी डिमांड्स लिटरली दे वर आस्किंग फॉर द मून, कि वो जहाज भी लेना चाह रहे, बल्कि PIA भी खरीदना चाह रहे थे और बगैर कोई लगता है ऐसी की कीमत दिए लेना चाह रहे थे। तो अभी 24 सितंबर को जो सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन है उस्मान बाजवा साहब, उन्होंने नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी जो प्राइवेटाइजेशन है उसको एक प्रॉपर ब्रीफिंग दी इस प्रोसेस के ऊपर, और ही वंस अगेन रिट्रेटेड कि जी ये 1 अक्टूबर को इसकी बोली होने जा रही है। उन्होंने कहा जी आज 24 सितंबर है, 25 सितंबर को जो इनिशियल जो टर्म्स हैं वो जो फाइनल हम कर चुके हैं वो उसके ऊपर भी इतफाक हो जाएगा, और 27 सितंबर जुमे वाले दिन, आज के दिन एक अर्नेस्ट मनी उन्होंने एक मिनिमम एक अमाउंट जमा करवानी होती है अपनी सीरियसनेस शो करने के लिए बिफोर द फाइनेंशियल बिड, वो भी जमा हो जाएगी। तो कल रात अचानक ये खबर सामने आई जराए से कि जी ये जो बोली है ये नीलामी होने वाली थी उसको मुलतवी कर दिया गया है। तो इट्स अगेन अ सेटबैक, इट मे नॉट बी अ वेरी सीवियर और सीरियस सेटबैक बट इट इज अ सेटबैक। ये पहली दफा नहीं हुआ कि इस किस्म की चीजें हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो डिमांड्स कामरान उनकी तरफ से आ रही हैं, दोज डिमांड्स आर वेरी अनरीजनेबल। एक तो इनका जो इनिशियल जो ख्याल था कि जी हम इसको जो शेयर होल्डिंग है तकरीबन 51 से 100% के दरमियान जहाँ पे भी वो लेना चाहें, तो मेजॉरिटी जो प्राइवेट पार्टीज थी उन्होंने कहा जी कि हम 70-80% लेना चाह रहे हैं। बहरहाल एक इन हुकूमत ने फाइनल को टर्म ये दी कि 60% तक हम बेचना चाह रहे हैं। ये कोई इतना मेरा नहीं ख्याल को बड़ा इशू था जिसके ऊपर इनको जो प्रॉब्लम आ रहा है। उनकी जो दूसरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो $500 मिलियन से लेकर $700 मिलियन की मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा जी हमें इससे आज़ाद रखें, हम ये फैसला खुद करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत ये कह रही है कि जो इस वक्त तकरीबन 7,360 मुलाजिमीन है PIA के, इसकी जो जिम्मेदारी है ये बिडर उठाएगा, बायर उठाएगा, और उसकी जो 35 अरब रुपए की लाइबिलिटीज भी, और ये तमाम एम्प्लॉयज भी, इनको फारिग कम से कम 2 से 3 साल के लिए नहीं किया जाएगा। जो स्टैंडिंग कमेटी है प्राइवेटाइजेशन की, फारूक सत्तार साहब जो MKM के वो चेयर करते हैं, उनकी तो ये डिमांड है ना कि 4 से 5 साल तक कम से कम इनको रिटेन किया जाए। जो बायर है वो कह रहा है जी कि हम इनको वो मुलाजमी रखेंगे जिसकी हमें जरूरत है, और हम इनको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, इनका परमानेंट एम्प्लॉय का जो स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। इस पे हुकूमत नहीं मान रही। वो कह रहे हैं कि जी इनकी जो सर्विसेज की जो टर्म्स है वो आप चेंज नहीं कर सकते। पहले तकरीबन 14,000 जो पेंशनर्स हैं PIA के, वो हुकूमत उसकी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन वो अपने जिम्मे ले चुकी है, वो उनको ट्रांसफर कर दिया गया गवर्नमेंट के खाते में, जो टैक्स पेयर्स का खाता है वहां पे उसको टैक्स पेयर्स उनको उनकी जो पेंशन देंगे। तो ये एक इनके अंदर फिर झगड़ा पड़ा हुआ है। फिर दूसरी चीज ये कि कितना पैसा ये रिटेन करेंगे और जो बिड मनी आएगी उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इशू।
टैक्स की जो वो फेवर्स मांग रहे हैं वो एक अगेन इट्स अ बिग इशू। टैक्सेस में वो 2-3 चीज़ें कह रहे हैं। एक तो हुकूमत नॉर्मली अगर आपकी कोई कंपनी खसारे में जा रही है तो 5 साल या 6 साल के लिए उसके जो टैक्स लॉसेज हैं वो आप उसको ऑफसेट कर सकते हैं अपने मुनाफा के साथ। तो इनका कोई मेरे ख्याल 62 अरब रुपए के टैक्स लॉसेज हैं PIA के, तो वो लेना चाह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम 5 साल के लिए नहीं वो फैसिलिटी लेंगे, हम अगले 10 साल तक उसको ऑफसेट कर सकते हैं। मतलब इसकी मिसाल ऐसे है कि इस साल मुझे 100 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन अगले साल मुझे 30 रुपए का मुनाफा हो गया, तो मैं अगले साल या मेरे साल के 100 रुपए का टैक्स नुकसान हो तो मैंने टैक्स देना था, नहीं दिया। अगले साल 30 रुपए का मुनाफा हुआ तो उसका जो मैंने टैक्स देना था वो मैं फिर टैक्स देता नहीं। मैं कहता हूँ जो नुकसान में के बदले जो टैक्स दिया उसके अगेंस्ट आप इसको सेटल कर लो। वो इतनी बड़ी फैसिलिटी दे, वो यहाँ पे नहीं रुक रहे। जो बिडर्स हैं वो कह रहे हैं कि आप हमें गारंटी दें कि अगले 10 साल तक कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे आप हमारे ऊपर, नंबर 1। नंबर 2 वो कह रहे हैं कि अभी जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो मुख्तलिफ जो उसके रेट्स इंक्रीज कर दिए हैं एयर टिकट्स के ऊपर उनका, जिसको वापस लें। फिर वो कह रहे हैं कि जो हम नए जहाज़ लेंगे चाहे वो खरीदेंगे या लीज पे लेंगे, उसके ऊपर एक है उसके ऊपर 18% GST उनका, जो हम वो नहीं देंगे। देन अगेन ये 6 के 6 पार्टीज लोकल हैं, वो कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए अंडर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा, अगेन ये वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट मांग रहे हैं, और ये वो चीजें टैक्सेशन से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जिसको IMF जो है और वो अलाउ नहीं कर रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो 6 पार्टीज हैं जो खरीदना चाहती हैं उसमें कुछ जो एग्जिस्टिंग इस वक्त प्राइवेट जो एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे हैं, और PIA की खरीदारी की आड़ में अब वो देखें जो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाए हैं, तो क्योंकि उसका ऑब्वियसली जब विड्रॉ करेंगे, जिस तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी एडिशनल टैक्सेस लगाए हैं, तो जाहिर है कि बाकी एयरलाइंस को फायदा होगा, तो वो ये कर रहे हैं। आई थिंक इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे बड़ा इशू है कि जो खरीदने वाले हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि गवर्नमेंट के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है, उन्होंने हर सूरत में इसको बेचना है, तो वो गवर्नमेंट को हर तरह से एक्सप्लॉइट करें। यहाँ पर आई थिंक जो हमारी गवर्नमेंट है या जो भी लोग निगोशिएट करें उनकी स्किल का पता चलेगा। दूसरा, आई थिंक ये जो इश्यूज हैं, एम्प्लॉयज हों, बाकी इंसेंटिव्स की बात हो, आई एम श्योर कि पाकिस्तान ने या हमारे जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है एक ट्रांजैक्शन हाल ही में आई थिंक 1-2 साल पहले ही एयर इंडिया PIA जैसी किसी ज़माने में बड़ी पॉपुलर थी, इसी तरह के इश्यूज से दो कि वो ज़ाहिर है उसका साइज़ बड़ा था, फिर उसको टाटा ने खरीदा, टाटा ने पहले लॉन्च किया था, कोई नेशनलाइज कर लिया था, तो आई एम श्योर कि उसको भी उन्होंने स्टडी किया होगा, वहाँ पर भी इसी तरह के इश्यूज थे एम्प्लॉयज़ के, जहाज़ों के, और हमने देखा कि फिर टाटा ने जब खरीदा उसे तो आई थिंक 300 नए जहाज़ों का उन्होंने ऑर्डर किया बोइंग को और एयरबस को। तो ये आई एम श्योर कि इन्होंने स्टडी, हमारे लोगों ने कोई होमवर्क अगर किया हो तो फिर कन्विंस करने में शायद आसानी रहे। देखिए बायर्स को, जो बायर्स हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, वो थोड़ा सा अनरीजनेबल लग रहे हैं स्टेज के ऊपर। वो बायर डील की बात करे, सेलर बायर डील की वो बात नहीं करे। ये एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन होती है। उसकी वजह ये है कि जब हुकूमत हर दिन सुबह उठती है और कहती है जी कि ये तो हम इसको बेच देंगे, डिस्ट्रेस सेल होगी, 1 रुपये में भी कोई हमसे खरीद ले, इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं ये फिर प्राइवेटाइजेशन के स्टेज के ऊपर आपको नुकसान देते हैं। उनको पता है डेस्परेट हुए में है। इनका जो असल जो इसके अंदर जो कैच है कामरान, वो कैच ये है कि PIA की जो प्राइवेटाइजेशन है इसको ऐसे देखा जा रहा है कि अगर ये हो गई तो डिस्कोज की भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। तो ये जो बायर है ना उसको इस चीज का पता है, एंड द बायर इज इन अ मूड ऑफ टू एक्सप्लॉइट दैट, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने इसकी एयर इंडिया की बात की, उनकी ये बात उस दिन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी हुई और उनसे सवाल हुआ कि उन कितने में बिकी थी। उन्होंने कहा जी कि उस्मान बाजवा साहब ने बताया कि गालिबन $2.7 बिलियन की डील थी, जिसमें कोई $2.3-2.4 बिलियन जो था वो उसका डेट था, और डेट के ऊपर उन्होंने $367 मिलियन पे किया था। अच्छा। अब जो स्केल ऑफ इकोनॉमी है इंडिया का, उनकी जो ट्रैफिक है, वो सारी चीजें उसके बरस पाकिस्तान में भी जो है वो इतना बुरा हमारा नहीं है, क्योंकि हमारी जो एक बहुत बड़ी जो आपकी जो मार्केट है ना, आपकी गल्फ की मार्केट है, आप हमारा जो वर्कर है वो बाहर जाता है, फिर हज की जो मार्केट है ये वो मार्केट जो वहाँ पे मौजूद है, हज का सीजन होता है, देन यूरोप की मार्केट है, मार्केट पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी है। अब नाज़रीन ये एक अभी तक तो हम यही उम्मीद करते हैं, हमें यही बताया जा रहा है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये डिले हुई है, सिर्फ 1 माह के लिए मुलतवी नहीं हुई। हुकूमत अभी भी इसको करने का इरादा रखती है। ऐसी डील होगी PIA की जिसके ऊपर सबकी नजरें हैं, बहुत सारे इसके ऊपर सवालात भी हैं, खदशात का भी इजहार किया जा रहा है, लेकिन अगर इस प्रोसेस को प्योरली टेक्निकल
कमर्शियल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट से चलाया जाए तो कल कोई भी इतराज नहीं करेगा। इसके अंदर अगर कोई खदशा आ रहा है कि किसी सियासी बुनियादों के ऊपर कुछ हो सकता है या किया जा सकता है, तो उस खदशे को भी हुकूमत को दूर करने की जरूरत है। और जब भी हम पीआई की बात करते हैं, एक बात हमेशा कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन में जो इस मामले के ऊपर इतनी शफाफियत नहीं है। जो कोई चीज ऑन द रिकॉर्ड पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से पता चल रही है, वो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन जो प्राइवेटाइजेशन या नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन उसके प्लेटफॉर्म से चल रही है। बाकी हम अपने जराये से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो लाते रहते हैं। लेट्स सी कि ये होपफुली कि ये जो है 31 अक्टूबर तक ये जो डील है ये कंक्लूड हो जाएगी। अदरवाइज अगर पीआईए डीरेल हुआ तो गवर्नमेंट का तमाम प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम जो है वो डीरेल हो जाएगा। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हालात हैं। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 23 सितंबर को स्वात के इलाके मालम जब्बा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और उसमें कम से कम एक पुलिस एहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए। लेकिन इस वाक़े की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी कि जो ये हमला हुआ ये उस गाड़ी पर हुआ जो लीड कर रही थी, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी उन 12 गैर मुल्की एम्बेसडर्स को जो स्वात गए थे। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक इवेंट था वहाँ अटेंड करने के लिए। और ये तो खुशकिस्मती थी दो कि एक पुलिस एहलकार ऑफ कोर्स शहीद हुआ, लेकिन ये खुशकिस्मती थी कि तमाम जो गैर मुल्की सफ़ीर थे वो उसमें बच गए, महफूज रहे, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और उनको बाहिफाजत पाकिस्तान इस्लामाबाद वो वापस लाया गया। उनमें जो ईरान, रूस, जिम्बाब्वे और कई जो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ थी उनके एम्बेसडर्स वहाँ पर मौजूद थे। और आप इमेजिन करें कि खुदा न खास्ता अगर उन एम्बेसडर्स को नुकसान हो जाता, उन डिप्लोमेट्स को नुकसान हो जाता, तो पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब होता। इमेज अभी भी ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के हाई प्रोफाइल जब विजिट्स होते हैं और ख़ास करके उस रीजन के अंदर, स्वात वो रीजन है जो किसी ज़माने में आपको पता है कि दहशतगर्दों का गढ़ था और आज भी कहा जाता है कि वहाँ पर अफगान तालिबान के दोबारा अफगानिस्तान में आने के बाद वहाँ पर एक दफ़ा फिर दहशतगर्द जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस एतबार से आई थिंक सिक्योरिटी की जो अरेंजमेंट है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी होने चाहिए थे। अब शहबाज, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें एक तरफ ये जो वाक़या पेश आया, कई सवालात को इसने जन्म लिया। नंबर 1 कि एक तो किसी भी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा कि ये हमने नहीं किया, उल्टा इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर डाल दिया। इट कुड बी पार्ट ऑफ देयर टैक्टिक कि फर्दर पाकिस्तान के अंदर डिविजन्स आप पैदा करें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो विजिट आपने सुना होगा कि जो केपी गवर्नमेंट है, क्योंकि स्वात केपी में है, तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था, हमें तो फेडरल गवर्नमेंट ने या वजारत खारजा ने इन्फॉर्म ही नहीं किया। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो सबसे आप कह सकते हैं कि बड़ी एक हैरान कुन बात है कि दफ्तर खारजा का ये कहना है कि उनको भी नहीं पता था कि ये जो विजिट हुआ। उनको ये ज़रूर पता था, वो कहते हैं कि कुछ इंडिविजुअल जो लोग जो एम्बेसडर्स केपी जाना चाह रहे थे वो उनको इन्फॉर्म किया गया था और जो भी SOPs फॉलो किए गए थे। लेकिन मैं बल्कि वो जो कोर्ट है दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने कहा कि जहाँ तक इस तकरीब का ताल्लुक है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुनक़िद की थी, इस तकरीब की तफसीलात चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से वजारत खारजा के साथ शेयर नहीं की गई। इसलिए ये हकीकत है कि इतने ज़्यादा सफ़ीर एक तकरीब के लिए इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं, वजारत खारजा के साथ शेयर नहीं की गई। हम इस वाक़े को दुरुस्त करने और मुस्तकबिल में इसको बेहतर बनाने के हवाले से गुफ्तगू और दाखिली मशावरत के अमल में हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आई थिंक एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर भी है। और अदर देन दैट, इवन अगर आप सिक्योरिटी सिचुएशन ना भी हो, आपको पता है कि जो भी यहाँ पर एम्बेसडर्स होते हैं या पाकिस्तान भी जो इनके डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं, तो आप एक ख़ास SOPs होते हैं। जब आप शहर से बाहर जाते हैं तो आपको जो मुतलका वहाँ के इदारे हैं, वजारत दाखिला हो और ख़ास करके वजारत खारजा हो, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है क्योंकि बहुत सी सेंसिटिविटीज़ होती हैं। तो ये आई थिंक इट्स अ सीरियस एडमिशन इवन ऑन पार्ट ऑफ द फॉरेन ऑफिस के उनको पता ही नहीं है। इसमें देखिए ना, अरेंज हुआ है 2-3 चीजें हैं ना इसके अंदर। एक तो ब्लेम गेम, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। केपी गवर्नमेंट कह रही है हमें नहीं बताया गया। फॉरेन ऑफिस ये मान तो रहा है कि हमें इवेंट का नहीं पता, लेकिन कुछ इंडिविजुअल केसेस का पता था। ये एज यूजुअल इसका मतलब है कि कोई भी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और ना ही करेक्टिव मेजर लेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी एक रोल आता है कि जब इतनी बड़ी तादाद में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान में हैं और वो आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं,
और सिक्योरिटी कंसर्न तो एक तरफ रह गया, उनकी मूवमेंट जो है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। उनको जो इंटीमेट करने का मकसद ही ये होता है कि आप एक फॉरेन टेरिटरी के अंदर आपकी सिक्योरिटी के साथ साथ आपकी जो मूवमेंट है उसका भी पता होना चाहिए, उसके मकासद क्या है। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो नॉर्मली वो गार्ड करती हैं डिप्लोमेटिक इनक्लेव को। आपको अक्सर वो पाए जाते हैं वहां पे जब आप जाते हैं, उनकी तरफ से भी कोई इनको मतलब तो ये ना इनको बताया ही नहीं गया, किसी साइड से कोई टिप ऑफ नहीं किया गया। क्योंकि ब्रेक लेनी है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं स्वात के एक मकामी जो जर्नलिस्ट थे उनका एक मैंने वो थ्रेड देखा, तो उन्होंने ये कहा कि आमतौर पर जब इस तरह के विजिट्स होते हैं तो सहाफ़ियों को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि कोई भी अगर बाहर से डेलीगेट्स आ रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि इस विजिट के बारे में या तो केपी पुलिस या जो मुतलका इंटेलिजेंस के इदारे थे सिर्फ उनको मालूम था। इवन जब ये वाकया पेश आया तो क्योंकि आपको पता है कि उस रीजन में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, तो बेशतर जो मकामी सहाफ़ी थे उन्होंने इसको एज नॉर्मल एक वाकया लिया कि आईईडी का एक्सप्लोजन हुआ है, उसमें एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया है। और जब उन्होंने डीपीओ से मुख्तलिफ लोगों से पूछने की कोशिश की, कुछ जो जर्नलिस्ट कह रहे थे, और उन्होंने कहा हाँ ये एक वाकया हुआ, लेकिन अचानक से जो रॉयटर न्यूज़ एजेंसी है वहाँ पर खबर आई कि एक्चुअली तो ये हमला जो डिप्लोमेट्स थे उनके काफिले पर हुआ है, और उसकी तस्दीक खुद एक सीनियर पुलिस एहलकार ने की। तो वहाँ पर वो मकामी सहाफ़ी हैरान थे कि एक ऐसी खबर जो हमें तो नहीं दी गई और हमें तो किसी को पता भी नहीं था कि फॉरेन एम्बेसडर्स आ रहे हैं, इतनी सीक्रेसी थी इस विजिट के हवाले से, और वो एक खबर एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी को दी जाती है। उसमें डेफिनेटली जो एम्बेसडर होंगे उनमें से किसी एक ने भी टिप ऑफ कर सकते हैं फॉरेन न्यूज़ एजेंसी को, ये वो कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस विजिट को लेकर के इतनी सीक्रेसी बहुत ही सीरियस लैप्स भी है, और प्लस जिस तरह आप बात कर रहे हैं, नंबर वन जो एक सिक्योरिटी के खदशात तो अपनी जगह पे ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो भी डिप्लोमेट्स पाकिस्तान मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी पाकिस्तान का फर्ज है, लेकिन अदरवाइज भी जो डिप्लोमेट्स होते हैं, आपको पता है कि उस मुल्क के ईयर्स एंड आईज होते हैं। आमतौर पर डिप्लोमेसी की आड़ में इंटेलिजेंस गैदरिंग भी की जाती है और सर्टन रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि कौन से एरियाज में वो जा सकते हैं, कौन से नहीं में जा सकते। तो अगर दफ्तर खारजा को नहीं पता, बाकी इदारों को नहीं पता, तो आई थिंक जिस तरह आप दफ्तर खारजा कह रही है कि हम पूरे सिस्टम को एवेलुएट कर रहे हैं, तहकीकात भी कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि एक नई जो हिकमत अमली है और नए जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको लागू करें, और मुस्तकबिल में इस तरह का जो वाकया वो ना होने पे पाए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान कैसे कोशिश कर रहा है कि अब दिफाई साजो सामान, खास करके जो लड़ाका तैयारे हैं, वो बाकी ममालिक को फरोख्त करें। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब थोड़ा जिक्र करते हैं एक अच्छी खबर का भी, कि वैसे तो पाकिस्तान दुनिया से ऑब्वियसली हमारा एक डिफेंस बजट भी है और हम अमेरिका बाकी दुनिया से दिफाई साजो सामान ख़रीदते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शायद पाकिस्तान अब इस पोजीशन में आ गया कि बाकी दुनिया को भी कुछ दिफाई साजो सामान बेचें, और ख़ास करके वैसे तो हम बेचते रहे कुछ चीज़ें, लेकिन जिस तरह के लड़ाका तैयारे हैं वो कल इस हवाले से एक बड़ी खबर आई कि आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान ने अब बाकायदा तौर पर एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3, जिसे कहा जाता है कि 4.5 जनरेशन के जो लड़ाका तैयारे हैं, वो फ़रोख्त करेगा आज़रबाईजान को। और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर आज़रबाईजान ने भी और पाकिस्तान की हुकूमत ने इसकी तस्दीक की है। और शहबाज, ये तीसरा आज़रबाईजान जिसको हम JF-17 तैयारे बेच रहे हैं। सबसे पहले 2017 में म्यांमार को पाकिस्तान ने पहली दफ़ा जो पुरानी जनरेशन थी JF-17 की वो बेची। उसके बाद नाइजेरिया भी JF-17 थंडर जो है वो यूज़ कर रहा है, और अब जो आज़रबाईजान है उसने ये तैयारे ख़रीदे हैं। इसकी जो ISPR ने डिटेल शो की है, बताया नहीं है कि कितने जहाज़ हम उनको बेच रहे हैं, लेकिन जो आज़रबाईजान का मीडिया है वहाँ पे मैं कुछ मॉनिटर कर रहा था, तो उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि कोई 24 के करीब JF-17 थंडर जो हैं वो पाकिस्तान उनको बेचेगा, और उसकी कहा जा रहा है कि लगभग जो उसकी मालियत है वो 1.6 अरब डॉलर है। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप, क्योंकि दुनिया में हम बाकी चलें जो इंडस्ट्री की बात तो करते हैं, ये जो डिफेंस की इंडस्ट्री ये बहुत बड़ी है। मतलब अमेरिका के अंदर वो सरकारी सतह पर नहीं बल्कि प्राइवेट जो एंटिटीज़ हैं वो बड़े बड़े इस तरह की जो चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं। इवन अगर आप इंडिया की बात करें, जो राफेल वो ख़रीद रहे हैं फ्रांस से, तो वो जॉइंटली प्रोड्यूस करेंगे, आई बिलीव जो अंबानी का जो वहाँ पे ग्रुप है। तो इट्स अ गुड साइन कि एटलीस्ट अगर वाकई ये डील 1.6 अरब डॉलर, और इवन फर्दर फिर ये भी है कि कई और ममालिक जिसमें श्रीलंका है, मलेशिया है एंड इवन इराक,
उनके साथ भी शायद पाकिस्तान की बातचीत 8 से 9 ममालिक का जिक्र आया था, कि बातचीत चल रही है कि वो भी दिलचस्पी रखते हैं। इनके सिर्फ एक तो एक वन टाइम डील होगी ना, इनकी कॉस्ट होगी, देन इसकी जो रिपेयर मेंटेनेंस और वो मतलब दैट्स रियली गुड इनिशिएटिव और इनका अच्छा है अगर ये इसमें फर्दर कोई हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। ओनली पॉइंट इज हम अपनी नीड्स तो पूरी कर रहे हैं, ऑल्दो जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है वो चाइना से ज़्यादातर आ रही है या वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, लेकिन बाकी में जो हमारी काफ़ी बेहतर है प्रोडक्शन, और अगर इसको ये मार्केट कर सकें। और डिफेंस एक्सपो एक मेरा ख्याल एक नॉर्मल फंक्शन हो गया, हर साल इसकी एग्जीबिशन भी होती है, तो दैट्स रियली अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि फर्दर डिटेल जो आपको अजरबैजान से मिले वो ISPR भी देता है या नहीं देता। हाँ, ये बात भी है। अब अजरबैजान की जहाँ तक बात करें, इसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि वैसे तो पाकिस्तान जो है, आपको पता है कि तुर्की अगर आप जाएं तो इत्तेफाक आपको हुआ होगा, पाकिस्तान का नाम लें तो बड़ा आपको रिस्पेक्ट से वो पेश आते हैं। तो तुर्की के बाद अगर कोई और मुल्क जहाँ पर पाकिस्तानियों की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है तो वो अजरबैजान है, और उसकी वजह भी यही है कि तुर्की और अजरबैजान के आपस में बड़े क्लोज कनेक्शंस हैं। और ये भी एक फैक्टर है कि जो अजरबैजान ने पाकिस्तान से ये लड़ाका तैयारे जो हैं वो ख़रीदे हैं। और हिस्टोरिकली आपको पता है कि हाल ही में अजरबैजान का जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग तनाज़ा था नगरोनो काराबाग का, वो कश्मीर जैसा ही तनाज़ा है आर्मीनिया के साथ उनका है, तो पाकिस्तान ने फुली सपोर्ट किया अजरबैजान को, और अजरबैजान भी कश्मीर के ऊपर जो मनो अन पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको सपोर्ट करता है। तो ऑब्वियसली ये इट्स अ गुड थिंग कि एटलीस्ट स्टिल वी हैव एलाइज और जो फ्रेंड्स हैं दुनिया के अंदर मौजूद हैं। बहरहाल आज के रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।